सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल हैं, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं साँचे, जो ढल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सत्यधीर जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार सोमेन जी, कैसे हैं? नमस्कार। आज सत्यधीर सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। सो आर्ट कीपर विल हैव ए टॉक विथ सत्यधीर सिंह। जो काम आप देख रहे हैं सत्यधीर जी के काम हैं। दिस आर हिज ड्राइंग्स। जहाँ मौका मिल रहा है वहीं करेंगे डिस्प्ले और थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे। ड्राइंग्स करना तो सोमेन जी मेरा जी। बचपन से एक तरह से पैशन सा रहा है। जी। और ड्राइंग करने में जितना मुझे सुकून मिलता है शायद और भी किसी चीज़ में नहीं मिलता है, और किसी चीज़ में। हाँ हाँ। तो इसलिए ड्राइंग्स तो आपको देख के मुझे लगता है कि शायद मज़ा आएगा। मुझे तो आता ही है। जी जी बिल्कुल। हम जिस जगह पे हैं अभी ये है त्रिवेणी कला संगम के अंदर, और इसी जगह हम लोग छोटा सा इनसे इंटरव्यू रखेंगे। मैं इंटरव्यू नहीं कहता हूँ इसे, मैं कहता हूँ क्रिएटिव एनकाउंटर। बातचीत होगी बहुत ही इनफॉर्मल, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी आर्ट जर्नी किस तरह की है। जी। इस तरह के लगभग कितने ड्राइंग्स होंगे आपके पास सत्यधीर जी? तो ये तो सर मैं गिनता नहीं जी। सोमेन जी। हम्म। और बहुत होंगे मेरे ख्याल से, 10 हो जाए इसी में तो जी। बट ये है कि करता रहता हूँ, इसमें बचे कितने होंगे मेरे पास ये नहीं पता। किया तो मैंने बहुत होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। होने को हो सकता है कि शायद 800-700 कुछ ड्राइंग्स होंगे। ओके। जी जी। बाकी फिर पेंटिंग वगैरह मैं आपको धीरे धीरे कुछ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
It's always a pleasure to see an artist doing drawing live in front of you. जैसे आप देख सकते हैं सत्यजीत जी ड्राइंग कर रहे हैं और अभी हम उनसे और बातचीत करेंगे। सत्यजीत जी आप काम करते रहिएगा जी, और जी। मैं अपना सवाल पूछता हूँ आपसे। आपके हाँ जी। कॉलेज में आपको किस तरह का माहौल मिला? आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, जी। तो वहाँ किस तरह का माहौल मिला आपको? आपको वहाँ किससे इंस्पिरेशन ज़्यादा मिला? क्या किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट या किसी पर्टिकुलर सीनियर से आपको कुछ ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला, या पर्टिकुलर किसी आर्टिस्ट को आप कॉलेज में रहते हुए फॉलो कर रहे थे? जी, जी। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। यूनिवर्सिटी के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन तो ऐसा कुछ शुरुआत में नहीं मिला। शुरू में तो हम लोगों ने जस्ट बीएफए ज्वाइन किया, और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ फाइन आर्ट्स में ये क्या थिएटर से हम लोग जुड़ गए। जी। तो उससे क्या हुआ कि रोज़मर्रा की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई। रोज़ हम जाते थे प्रैक्टिस करने और सारी हाँ। चीज़ें। फिर हमारे यहाँ कुछ एक प्रोग्राम होता था कला मेला। जी। तो उस कला मेला के दौरान पूरी जो वहाँ की यूनिवर्सिटी की जो दीवारें थी, उनमें हमारे जो उस समय के तत्कालीन एचओडी जी थे, उन्होंने उसमें ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का वो कहा कि आप लोग करो। जी। और हमें ये लगा कि बहुत बच्चे तो होता है कि अपना ही काम नहीं कर पाते थे, या वो बस वॉल पे कुछ कुछ कर रहे थे। हम लोग को तो लगा कि यार फ्री का पेंट मिल रहा है, फ्री की दीवार मिल रही है, एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आपने वहाँ पे तो हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी वॉल अपनी भी किया, दूसरों की भी किया। कुछ टाइल्स वगैरह का भी काम था, वो भी मिस्त्री और मजदूर के साथ लेके उस पर भी सीखा उन लोगों के साथ कि टाइल्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो ये उसके दौरान एक हमारे उस समय एक सर थे अनंत साहू जी। वो उस समय इलाहाबाद में गेस्ट फैकल्टी के रूप में थे, ग्राफिक डिपार्टमेंट में। हम लोग का पेंटिंग था, बट वो हमारे बड़े अच्छे कह लीजिए सर कह लीजिए, सीनियर कह लीजिए, मित्र कह लीजिए। तो उन्होंने, हम 3-4 दोस्त थे उसमें, हरीश ओझा है, आनंद प्रकाश हैं, ये लोग बहुत अच्छा अभी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आर्ट फील्ड में। जी। तो मनीष मौर्य, तो इन लोगों को हम सबको उन्होंने बोला कि यार तुम लोग भारत भवन चलो और वहाँ का म्यूजियम देखो। तो आपस में हम लोगों ने कुछ चर्चा करी और बस बिना किसी प्लान के सीधे हम लोग भारत भवन पहुँच गए। और भारत भवन हम लोग मुश्किल से 2-3 दिन घूमने के मूड से गए, और सीधा वहाँ जाके 1.5 महीना हम लोग रह गए बिना किसी साधन के, बिना किसी तैयारी के। ओके। और ये कॉलेज में कौन से ईयर में आप? ये हम लोग का इस समय 3rd ईयर था। 3rd ईयर में आपने किया? हाँ, 2nd ईयर 3rd ईयर था। और 3rd ईयर में गए क्योंकि 2nd ईयर में भी हम लोग आपस में मिल के बीच बीच में बनारस, लखनऊ, इस तरह के जो भी वहाँ के कला गतिविधियाँ होती थी उनको अगर पता चलता था तो जाते थे। जी। तो वो जाने का एक रुझान शुरू हुआ, और वो फिर जो भारत भवन गए तो हम लोग का एक विजन चेंज हो गया। ओके, वहीं से थोड़ा सा डेवलपमेंट अलग से अलग सोच हुआ? जी जी, वहाँ से फिर वो यूसुफ सर जी वहाँ पे उस समय डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर। जी जी जी। और यूसुफ सर ने मतलब बहुत खुला, एक हम लोग को खुले बाहों से एक तरह से स्वीकार किया या चांस दिया कि लो काम करो। हाँ। और वो जो माहौल देखा हम लोगों ने वहाँ, मतलब बंगाल के, बिहार के, साउथ के, मैसूर से, कश्मीर से। तो आपको लगता है कि ये माहौल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है? माहौल मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को खूब घूमना चाहिए। जैसे हम लोग भी अपने समय में कभी भी बिना प्लान के निकल जाते थे, तो वो घूमने की वजह से मुझे लग रहा है और माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। जी। घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। आपके हिसाब से? हाँ जी, बताइए। और एक चीज़ मैं अपना और इंस्पिरेशन का, जैसे आपने पूछा, उसमें मैं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड डायरेक्टली तो नहीं है, बट उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे फादर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। ओके। और क्योंकि डायरेक्टली तो उन्होंने कभी इंस्पायर नहीं किया उस ढंग से, बट वो एक उनकी सोच, मतलब वो साहित्य से बहुत जुड़े हुए हैं। तो हमारे घर में हम लोगों ने बचपन से एक बृहद लाइब्रेरी देखी है, बहुत सारी किताबें अनगिनत जो कि लोग पढ़ते हैं, वो हम 8th 9th से ही पढ़ने शुरू कर दिए थे, 7th 8th से ही। अरे वाह। और उसी समय मतलब प्रेमचंद जी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, और मतलब कमलेश्वर, और इस तरह की मैंने बहुत सारी किताबें, मेरे ख्याल से 12th और BA पार्ट 1 2 तक ही हमने बहुत सारी साहित्य पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं साहित्यकारों का भी जीवन, और जैसे इनका क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की जो 4 पार्ट में जीवनी है, कमलेश्वर जी की जो 2-3 पार्ट में जीवनी है, तो वो सब सुनने से इतना इंस्पिरेशन मिलता था और लगता था यार ये तो हम लोग भी कुछ तो ऐसे ही हैं। हाँ। वो कुछ अपने चीज़ के करीब लगती थी। ओके। तो वो कहीं ना कहीं मुझे इनडायरेक्ट वे में मैं अपने फादर को बोलना चाहूँगा कि उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी दबाव नहीं दिया, एक तो कि तुम ये करो वो करो। ओके। और वो दबाव ना देना भी कहीं ना कहीं बहुत मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा। बिल्कुल। जी। आपको क्या लगता है कि ड्राइंग जो
हम जो ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग जी, जी। कितना इम्पोर्टेंट है आपके आर्ट प्रैक्टिस में और वैसे भी? जी जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल सर पूछा हाँ, आपने क्योंकि सोमन आप जी। ड्राइंग ही कर रहे हैं और मैंने हाँ, आपका हाँ। जो अभी जो काम देखा वो सारे ड्राइंग्स हैं। जी। आपके पेंटिंग्स भी हम लोगों को दिखाएंगे, हाँ, लेकिन हाँ, ड्राइंग्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। ड्राइंग के लिए तो देखिए आपने बड़े मन की सवाल कर दी। ड्राइंग को तो मैं बोलता हूँ कि वो इस जैसे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड होता है एक बॉडी का, तो ड्राइंग को तो मैं बोलूँगा कि आर्टिस्ट के लिए एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड ही कहूँगा उसको मैं। ओके। क्योंकि अगर खास तौर से अगर कोई फिगरेटिव आर्टिस्ट स्पेशली, उसको तो फिगर्स में मतलब आप जितना ड्राइंग करोगे तो आपका जब आपके पास एक खुद का ओन कंपोजिशन होगा, जी। ओन एक स्ट्रक्चर रहेगा, तो फिर आप उसको कलर के माध्यम से, वही बात है शरीर में अगर हड्डी आपकी मजबूत है, फिर आप उसमें चाहे जैसा भी मांस और मज्जा और सारी चीज़ें चढ़ाओ, रक्त धमनियाँ जो भी है, बिल्कुल। तो उसी तरह से आप जितना अच्छा रंग करो, ये करो, कंपोजिशन या कुछ भी आप फ्रीडम लोगे, तो स्पेशली पहले आपको एक ड्राइंग तो ही ड्राइंग सोच ज़रूरी है। करना पड़ेगा। हम इसके थ्रू जैसे मान लिया आज ड्राइंग कर रहे हैं तो अभी पेंटिंग में शौक है, स्कल्पचर करना चाहें या कुछ और भी करना चाहें, तो वो हर चीज़ आप स्केच के थ्रू आप फिर मूव कर सकते हो उसमें। जी। जी। आप दिल्ली में, वहाँ से दिल्ली में शिफ्ट किया, अभी तो आप दिल्ली में रहते हैं। जी जी। किस साल आप आए दिल्ली में? आने की वजह क्या थी? और दिल्ली के माहौल को आप किस तरह पाते हैं? आपके आर्ट में दिल्ली का माहौल किस तरह से है? पहले तो आप कब आए और क्या वजह क्या रही आपको आने की? दिल्ली का जो है वजह रही कि मैं तो करीब 7-8 साल भोपाल में रहा जी। और भोपाल का एक जर्नी मेरा एक अलग ही, उसका एक फेज जोड़ सकते हैं उसमें, देख सकते हैं कि कैसे मैं, क्योंकि आर्ट का जो मेरा जो इस फील्ड में मैं रुका और कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, वो तो उसमें भोपाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके। और उसके बाद दिल्ली आने की वजह जो है कि मैं कुछ सालों से मुझे ऐसा लगता था कि यार हर चीज़ के लिए अल्टीमेटली मुझे दिल्ली ही एग्जिबिट करने आना पड़ता है या बम्बई जाना पड़ता है। ओके। तो दिल्ली मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि यहाँ से मेरा घर भी पास है और हिंदी भाषी बेल्ट है और बहुत कुछ परिचित सा था, क्योंकि आते जाते तो हम बम्बई दिल्ली दोनों जगह फ्रिक्वेंटली थे। जी। और इसमें एक अनवर खान आर्टिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं वो ग्वालियर बेस्ड और बहुत ही सीनियर और जिन्हें बहुत अनवर अच्छे भाई artist भी हैं। कहते हैं काफ़ी लोग। जी जी हाँ, अनवर भाई, वही। जी जी जी। तो अनवर सर से मैं मेरी मुलाकात 2011-12 या 2009 के आसपास हुई थी। ओके। और वो तो उसी समय से मुझे बोले कि यार तुम भोपाल में क्या कर रहे हो, आ जाओ दिल्ली। और उस समय तो मुझे लगा नहीं था कि मैं आऊँ या कब आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा, बट वो धीरे धीरे एक जो बार बार मुझे भोपाल से दिल्ली आना पड़ता था। और फिर मेरी बीच में अनवर सर से भी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला और फिर मैं मूड बना लिया कि अब तो दिल्ली जाना है, दिल्ली में जाना है। कल को अफसोस न रह जाए कि यार मैं टाइम रहते गया नहीं या किया नहीं। ओके। तो एक बार दिल्ली मैं सोचा कि आ जाऊँ, नहीं मन लगेगा तो फिर तो ऑप्शन है ही, आप कहीं भी जा सकते हो। जी। तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। तभी आपका स्टूडियो दिल्ली में ही है? अभी दिल्ली में स्टूडियो है और उसका एक और उसके पीछे एक अच्छी, मुझे लगता है कि एक मेरी अलग स्टोरी ये है कि मैं दिल्ली पहले आ रहा था तो मुझे सर ने सजेस्ट किया, अनवर सर ने, कि आप ऐसा करो यार कि तुम्हारे पास अगर ऑप्शन, जैसे मेरा भोपाल में एक छोटा सा एक था घर, फ्लैट जैसा था कुछ, तो उन्होंने बोला कि अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास तो उसको यहाँ पे फिक्स होके ही आओ, मतलब रेंट वेंट पे मत आओ। ओके। कि ताकि कोई भागने का ऑप्शन ना रहे आपके। जी। तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा मेरा। ओके। तो मैंने तुरंत उसको बिना किसी सोच के ही, और मैंने तुरंत उसको जितने में भी जो भी था उसको वहाँ पे बाइंड अप किया, यहाँ पे नए सिरे से एक जगह देखा छतरपुर में, जी। और मैं फाइनली शिफ्ट हो गया घर के साथ। तो वो एक इसलिए मैं फ़ायदेमंद कहूँगा कि जैसे बीच में कोरोना का लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, जी। तो खुद का घर होना, वो एहसास जाके मुझे 2020 में मिला, जो कि मेरा वहाँ पे भी भोपाल में भी घर था, बट वो एहसास अब जाके हुआ। ओके। जी। तो वो जो है कि उस लॉकडाउन में उससे लगा कि नहीं यार, अपनी जगह होने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।
सत्यजीत जी, थोड़ा सा आप अपने बिल्कुल बचपन की बात पे मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वेयर यू आर बोर्न, पैदाइश कहाँ की है, वहाँ बचपन में बिल्कुल किस तरह का ज़िंदगी था आपका? जी जी। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ जो आज वो काम कर रहे हैं वो उनके बचपन से जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी। तो वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे भी। सोमेन जी, मैं बेसिकली मेरा जो नेटिव प्लेस है जी। वो बलिया ज़िला है। ये उत्तर प्रदेश का एकदम बिहार का बॉर्डर हाँ। जगह है। और बलिया में मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, बड़े प्यारे लोग हैं वहाँ की लैंग्वेज भोजपुरी है बेसिकली हमारे गांव की। तो चौरा कथरिया गांव का नाम है जी। और चंद्रशेखर जी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उनका बेल्ट है जी। तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और बिल्कुल मेरे लाइफ में जो अभी जो मैं पेंट कर रहा हूँ वो चूँकि मैं मिडिल क्लास को और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को लेके काम करता हूँ। ओके। तो वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मेरा जो गांव का जो बचपन की जो परवरिश रही है, जो गांव में या छोटे शहरों में जो कस्बों में हम लोग रहे हैं, मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, सपोर्ट आर्ट कीपर। थैंक यू। तो वो हमारे गांव पे जैसे पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे जी। और वहाँ पे पहलवानी भी कोई कर रहा था, कोई करता था, गाय बैल इस तरह की सारी चीज़ें जो थी। तो वो छोटे छोटे जो स्टोरीज होती हैं कि घरों में ही जैसे कि भाभियाँ नंदें, हाँ, और बड़ा भाई छोटा भाई, उसमें भी कोई बाहर चला गया तो थोड़ा सा भ्रांत हो गया, कोई गांव पे रह गया, कोई कम पढ़ा लिखा तो थोड़ा सा कम डेवलप हुआ। तो इस तरह की छोटे तमाम स्टोरीज को हो सकता है हमने ऑल दिस इंसिडेंट्स इंस्पायर्ड यू, हाँ? और कब वो महन में जहन में आती रही होंगी। और अब जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो वो शायद मैं मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय पे तो इतना वो है कि जीवन भर भी आदमी काम कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना है कि मध्यम वर्ग के लोग जो होता है ना कि उनके सपने बहुत होते हैं और जो है उनके पास साधन सीमित होते हैं। जी जी जी। आप सपोज करिए कि जैसे कि अगर आपको किसी जगह पे जाना है और आप ऑटो का वेट कर रहे हैं या रिक्शे का, पहले तो 3 व्हीलर रिक्शा रहता था जी, तो जो साइकिल पैडल वाला रिक्शा था वो तो मेरे काम का पार्ट कम से कम 10 साल 7-8 साल रहा है। हाँ। उस पर मैंने बहुत काम किए हैं और वो सब कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय और ये जो बलिया, आजमगढ़, देवरिया और इलाहाबाद, ये सब से ही वो सब मेरे उसमें कामों में आया है जी। तो वो उसमें मुझे बहुत छोटी तमाम स्टोरीज मिलती थी, तो उसको मैं लेके बहुत सारा काम करता था। जी। आज आप अपनी पेंटिंग को किस तरह से देखते हैं? मतलब आप अपनी पेंटिंग को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि ये फिगरेटिव है या इसमें एब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है? आप किस तरह से आप अपनी चीज़ों को लेना चाहते हैं? मेरी पेंटिंग्स में देखिए, मैं तो अब्स्ट्रैक्शंस ऑफ फिगर्स कर सकता हूँ और बेसिकली मेरा ये फिगरेटिव में आता है। हाँ। और फिगरेटिव में भी वो टोटल अब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो मैं एकदम जो फिगर होना चाहिए वैसा मेरा फिगर नहीं रहता है जी। वो हाथ कहीं से कहीं, तो वो मेरे में वो फीलिंग को मैं महत्व देता हूँ। तो फीलिंग के अनुसार वो, जैसे सपोज करिए कि एक मैं खासतौर से मध्यम वर्गीय पे ही बार बार आऊँगा जी, कि एक फादर है या जब उस यंग एज में कोई बॉयफ्रेंड है या कोई हस्बैंड है,
तो वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को या अपने से रिलेटेड माँ बाप हैं कोई है, तो उनको वो चाहता है कि जीवन के हर वो खुशियाँ दे दे जी जो वो चाहता है। जी। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर रिक्शा वाला आपसे 20 रुपये भी मांगता है तो आप बोलेंगे कि नहीं यार हम 10 देंगे, 8 देंगे। हाँ, एक वो जो कंट्रास्ट होता है लाइफ का, जी 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 तो बिल्कुल। वो हमेशा लगातार चलता रहता है। तो वो उसी के जो भेद है उसको मैं अपने उसमें मैंने फ्रीडम लिया अपने फिगर्स के माध्यम से, हाँ। कि स्टार्टिंग के मेरे कामों में जैसे कि कोई फिगर है उसका हाथ एक्सट्रीमली लंबा है और ऊपर वो चांद और तारे तक उंगलियां पहुंच गई हैं। ओके। या कोई रिक्शा है, वो रिक्शा जो है वो रिक्शा जो है वो समझ लीजिए आसमान में घूम रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और नीचे छोटे छोटे आदमी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ये है कि मतलब कि आपके सोच में हम तो चांद और तारे और कार में ही टहल रहे हैं जी। लेकिन रियल लाइफ में वही जो मैं बता रहा हूँ कि हम 10 नहीं देंगे, 8 देंगे और 15 नहीं 20 देंगे, वो जो है तो वो रहता है। तो आप इन चीज़ों को आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? क्या आप स्कल्पचर में भी जाना चाहते हैं? हाँ। या जी बोलिए, इनके किस तरह से आप इनके चेंजेस लाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी सालों की है और जी। आप अभी तक मतलब आप किस तरह से एग्जिबिट कितने बार कर चुके हैं सोलो या ग्रुप शोज़ में, ये भी थोड़ा हमें बताइएगा। जी, जी, जी। और आगे इस स्टाइल को लेकर आप किस तरह से लेके जाना चाहते हैं? काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं इसको स्कल्पचर में इवॉल्व करना चाहता हूँ, काफ़ी जी, लोग जी, जी। इंस्टॉलेशंस में जाना चाहते हैं, कुछ वीडियो आर्ट में जाना चाहते हैं। जी जी जी। तो क्या आपने एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में भी सोचा है? बिल्कुल। मैं अपने फिगर्स और पेंटिंग में मतलब बहुत सारे अब तक तो 10 साल का प्रैक्टिस रहा है। 10 साल नहीं और ज़्यादा, 2006 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। तो लगभग ये 14 साल का समय हो गया। हाँ हाँ। और इस दौरान लगभग कम से कम 8 मेरे सोलो शोज़ हुए हैं। ओके और जिसमें इलाहाबाद में, जहांगीर में 2 बार, ओके और एक फॉरेन में भी हुआ है, ब्रिस्टल में, ओके। यूनाइटेड किंगडम में है। ओके और जहाँ भारत भवन में हुआ है, और ऐसे मतलब ये एलाइन फ्रांसिस, ऐसे कई जगहों पे हुआ है। तो सोलोज हैं। ओके। और ग्रुप शोज तो बहुत सारे हुए हैं, मतलब बहुत मैं सारे। काउंट नहीं कर सकता ऐसे अभी फिलहाल। ओके। तो रेगुलरली चलते रहे हैं। और लास्ट ईयर मुझे जैसे पोलक क्रिजनर अवार्ड मिला, और ये लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान मिला। तो जी वो जी एक जी। तरह से बहुत बड़ी तो बात वो है। बहुत ही बड़ी बात रही, खास तौर से मैं उसी समय दिल्ली शिफ्ट हुआ था। जी। और वो बहुत सारे हाथ पैर फूल गए थे कि यार कैसे शिफ्ट होऊंगा, क्या करूंगा। जी जी जी। और यही होता है कि जब आप रेगुलरली काम करते रहते हो तो कब समय आपके पास कैसे आएगा कोई नहीं और जानता। कोई नहीं जानता है। और उसने बिल्कुल। इतना सहयोग किया, उसकी वजह से एक तो आपकी ख्याति और आपका सम्मान भी आपके फील्ड के हिसाब से हुआ, जी और पैसे की वजह से जो है एक बहुत financial help भी बहुत- फाइनेंशियल हेल्प हुआ। जी। तो इस तरीके से तो ये लाइफ चलती रही। और बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि क्या हम उसको आगे क्या कैसे करेंगे, जी तो आगे मैं इंस्टॉलेशन में तो कम फिलहाल अभी मेरा उतना नहीं मन है। बट मैं स्कल्पचर में जैसे कि कुछ मेटल्स में और पेपर मैशे वगैरह में अपने फिगर्स को ले जाना चाह रहा हूँ। ओके। और मैं कंपैरेटिवली फ़िलहाल अभी के तो निकट वर्षों में तो मैं बड़े फिगर्स या बड़े स्कल्पचर्स तो नहीं सोच रहा हूँ। हो सकता है कि मैं 2.5 फीट 3 फीट तक या 2 फीट तक के काम, मतलब जो मुझे छोटे कामों में अपनी चीज़ कहने में मुझे लग रहा है कि स्कल्पचर में फ़िलहाल ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, और फिर हो सकता है बाद में कल को 5 साल 4 साल बाद क्या होगा, आई डोंट नो। बिल्कुल, कोई नहीं बता तो सकता। अभी तो मैं स्कल्पचर में पेपर में से और कुछ ब्रॉन्ज, ब्रास, इस टाइप का इस कुछ तरह की उसमें चीज़ें। जाना चाह रहा हूँ। आप एक फॉर्मल आर्ट एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई कॉलेज से करे तभी आर्टिस्ट कहलाए। जी जी काफ़ी लोग सेल्फ टॉट होकर भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन आर्ट में ज़रूरी है? और आज का माहौल जो है, हाँ हाँ ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, जी बच्चे ऑनलाइन आर्ट भी सीख रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आर्ट नहीं सिखाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए आज के दौर में आर्ट एजुकेशन का क्या मतलब है? मतलब अगर अब देखा जाए तो इसका फॉर्मल एजुकेशन का मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आर्ट एजुकेशन मतलब एटलीस्ट कम से कम भले आप मास्टर्स करें ना करें, बट 4 ईयर का कोर्स जो होता है वो ज़रूर करना चाहिए। जी। और अगर आप, बहुत लोग जैसे सेल्फ टाट हैं तो आर्ट एजुकेशन नहीं भी लेते हैं, तो या तो वो खूब घूमें हाँ हाँ। और जगह जगह जैसे ऑल ओवर इंडिया में या बाहर भी जाने का अगर मौका मिलता है तो जी। वो
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो एक्सप्लोर करें। ये ऑनलाइन जैसे मोबाइल पे आप शोज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऐसा ना करके मतलब फिजिकल शोज़ देखिए, फिजिकल आर्टिस्ट से मिलिए, उनके गैलरीज में जाइए। एक ये भी तरीका हो सकता है जी। और बाकी एजुकेशन तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपने इतिहास को अगर जान रहे हैं या वर्ल्ड में उस समय दूसरी जगहों पे क्या हो रहा था जब इंडिया में कुछ हो रहा था, या हमारे पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में अगर आप मतलब कि क्षेत्रीय कलाकार हैं तो आपके क्षेत्र में जब हो रहा था तो इंडिया में क्या हो रहा था, तो आप कंपेयर कर पाएंगे ओवरऑल। जब आप एजुकेशन लेंगे तभी वो चीज़ें जान पाएंगे जी। तो हो सकता है कि आप उसमें फिर आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस खुद से लगाएं कि हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे। और लिटरेचर भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और लिटरेचर तो मुझे तो बहुत फ़ायदा किया है, और पता नहीं फ़ायदा है या नहीं, मतलब मैं तो इंस्पायर रहा हूँ, क्योंकि लिटरेचर से मुझे मैं अपने काम में मतलब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारे काम में नरेशन आता है या कहीं ना कहीं कुछ कभी कभी वो इलस्ट्रेशन का भी फील देता था पहले जी। बट वो ठीक है, इलस्ट्रेशन का जब मुझे नहीं पता था तो फील देता रहा होगा या नरेशन आता होगा, बट मैं तो मानता हूँ कि मेरे काम में नरेशन है। ओके। क्योंकि मैं जब पेंट करता हूँ, खासतौर से जब उसमें जब बहुत सारे फिगर्स आते हैं तो खासतौर से जैसे जो परिवारों में जो आजकल ग्रुप फोटोग्राफी, आजकल क्या पहले भी होती थी, अब उसका चलन नहीं था, बिल्कुल। अब सबके हाथ में कैमरे हैं, हर तो कोई वो जो ग्रुप फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी सेल्फीज वगैरह जो है जी। तो वो कहीं ना कहीं एक ही जगह जब आप देखिए कि जब एक परिवार के लोग खड़े हैं और सबका जो कि फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन और मेंटल सिस्टम और सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन कोई मान लीजिए आज की डेट में कोई गुजरात में रह रहा है, कोई दिल्ली आ गया है, कोई बम्बई रह रहा है, कोई अमेरिका भी रह रहा है, आप ही के परिवार का। बिल्कुल। और जब कोई फंक्शन होता है तो सारे लोग एक जगह जुटते हैं। बिल्कुल। और सारे लोग अपने अपने कमरों में सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट और स्टोरीज और व्यस्तताओं की बातें और सारी कुछ चल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जब सेल्फी के लिए या ग्रुप फोटोग्राफी के लिए जब शादियों के फंक्शन में या कहीं जब इकट्ठे होते हैं ना, जी। तो वो मैंने जो महसूस किया है कि एक ही स्टेज पे सबके अलग अलग भाव भी दिखते हैं। सही बात है। वहीं पे कोई खूब मतलब ग्रेशियस और महिमा मंडन रूप में है, उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हैं, और कोई उसी में बहुत नहीं अच्छा कर पाया है तो वो गमछा भी लपेटा हुआ है और नॉर्मल चीज़ें पहना है, लेकिन वो उसका भाई है, उसका परिवार का पार्ट है। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें भेद हैं और उनको जब मैं अलग ढंग से अपने रूप से पिरोता हूँ, महसूस करता हूँ, तो उसमें कुछ उसको मुझे वो भावनाओं को मैं मतलब उससे आप रस निकाल लेते हैं पूरा, और उस रस को आप अपने कैनवस और पेपर में पूरा डाल देते हैं, भर देते हैं। तो मैं उस चीज़ को मतलब मैं नरेशन बोल सकता हूँ, मेरे कामों में बहुत रहता है। बिल्कुल जी। क्या आप इस दौरान जब सोशियो पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान में, हाँ, अभी तो खैर फार्मर्स प्रोटेस्ट बंद हो चुका है, अभी है नहीं, हाँ, क्या ये सामाजिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जी, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल, क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है आपके काम में, या कभी आप पढ़ने देते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं इससे हम पढ़े रहें, इससे हम I should be my work should be away from all this, I should keep my work in a different mode? जी, आपको जी, लगा जी। कभी कि नहीं, मैं देखिए उसको दूसरे रूप से सोमेन जी देखता हूँ जी कि जैसे अभी एक कोरोना एक महामारी आई थी, तो वो एक अलग मैटर था, वो यूनिवर्सल चीज़ आई है। बिल्कुल। और जो आप जैसे किसान आंदोलन है या जो और भी दूसरी चीज़ें हैं, ये समय समय पे हर उसमें बदलती रहती हैं। बिल्कुल। और हर चीज़ का कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है। बिल्कुल। तो उसमें मैं मेरे ख्याल से मैं अपने कामों में जैसे कि मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पकड़ता हूँ, जैसे कि सपोज करिए कि आजकल पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, या आपस में हम आप बैठे हैं या हमारे दोस्त बैठे हैं, तो उसमें एक आजकल ब्रांड दिखाने की भी एक चीज़ें आ रही हैं कि यार मैंने फलानी घड़ी पहनी है, ये जूता है, ये जैकेट है, बिल्कुल, उसका नाम पहले दिखना चाहिए कि ये फलाना ब्रांड है। बिल्कुल। तो मैं इस तरह की चीज़ों को मैं ज़्यादा मतलब मेरे ऑटोमेटिकली कैच होती हैं, क्योंकि उसमें एक जो सामाजिक भेद आ रहा है। बिल्कुल। और वो चीज़ें जो पहले नहीं थी, क्योंकि एक ही परिवार में पहले मतलब मुझे याद है कि मेरे फादर या आपके भी घर वाले लोग बिल्कुल उस ज़माने में 3-3 4-4 बच्चों के साथ भी और अपने परिवार के दूसरे और सदस्यों को भी एक साथ पाल लेते थे, पढ़ा लेते थे, लिखा लेते थे, 6-6 7-7 लोगों को। हाँ। और आज की डेट में बल्कि छोटी फैमिली हो गई, फिर भी एक बच्चे का भी लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। तो वो मैं इस तरीके के भेद को ज़्यादा पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सल, ये हर जमाने में रही अलग ढंग से और आगे भी ये रहेंगी। और वो जो चीज़ें हैं वो क्या होता है कि कई बार हमको अलग चश्मे से लोग दिखाते हैं और हम उनको अलग ढंग से देख रहे होते हैं। सही बात है। और वो समय समय पे होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत सही देख रहे हैं, जबकि बाद में लगता है कि हमारा कट गया। सही बात है। तो इसलिए मैं उन चीज़ों से अपने आर्ट को ज़्यादा नहीं प्रभावित होने देता।
सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश, हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रवायत बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़िज़ा, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़िज़ा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। निदा फ़ाज़ली। सत्यधीर जी, भारत भवन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और जैसे भारत भवन जैसे और भी जगह हमारे हिंदुस्तान में होने चाहिए या नहीं। एक तो हमारे इंडिया में म्यूज़ियम ज़्यादा नहीं है जी, बहुत कम है, और जो है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कॉन्टीन्यूस कलेक्शंस किए जाते हैं। जी जी जी। आप थोड़ा सा भारत भवन के बारे में बताइए, भारत भवन का क्या प्रभाव पड़ा है आपके ज़िंदगी में, आपके काम में, एक ये बताइएगा। जी। और एक आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछेंगे कि पैंडेमिक में, इस पैंडेमिक ने आपके काम को किस तरह से चेंज किया, किस तरह के इम्पैक्ट किया, जी जी। इकोनॉमिक, सोशल एंड इवन साइकोलॉजिकल। तो हर तरह से पैंडेमिक को, पहले आप भारत भवन से शुरू कीजिए। जी जी जी। देखिए सोमेन जी, भारत भवन का तो मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है, बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग तो, मैं मतलब अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि मैं उस समय पे जहाँ पे हम लोग को कोई खास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, क्योंकि इलाहाबाद में वो हमारा बैच अभी नया नया ही था, यूनिवर्सिटी भी मतलब फाइन आर्ट्स नया था जी। हालांकि वहाँ पे बीए एमए और बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, बट फाइन आर्ट्स के लिए इलाहाबाद नया था। तो भारत भवन आके जो मैंने एक्सप्लोर किया, और वहाँ का जो बृहद म्यूजियम है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है, और जय स्वामीनाथन जी ने मतलब उसको बनाया, और बाबा कारण जी ने जी। तो उनके पास मतलब हुसैन जी, सुजा और इस तरीके के इतने काम, मतलब हम लोग को ये मंजीत बाबा का और ऐसे अनगिनत तो फॉरेन के और इंडिया के आर्टिस्ट देखने को मिले जी। तो पहली जो मतलब पहले वहाँ के, जैसे भारत भवन में क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट का काम ज़्यादा लोग करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। तो मैं भी कुछ महीने अब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया था, ओके। बट मुझे अब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा दिन, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा मेरी बात, जो दिल की बात है, जो कहने की बात है, जो खासतौर से जो मैं सामाजिक और उसको करता हूँ, तो वो मैं फिगर में ज़्यादा अच्छा कह पाऊँगा, ओके। तो मेरा एक्चुअली कॉलेज में जो है फिगरेटिव मेरा बहुत ही बुरा सा था, ओके। यूनिवर्सिटी के दौरान मेरा फुल फिगर और जो भी एक पोर्ट्रेट, जो बेसिक जो पढ़ाइयाँ होती हैं, वो बहुत ही कमज़ोर था जी। तो बट लेकिन क्रिएटिविटी थी, बट वो उसको कैसे बनाना है वो नहीं समझ में आता था। तो भारत भवन में ये मुझे फ्रीडम मिला। भूपेन खक्कर जी का मैं नाम खास तौर से आर्टिस्ट का लेना चाहूँगा, या जैसे जोगेंद्र चौधरी जी के काम से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ जी। मंजीत बाबा के काम से बहुत प्रभावित रहा हूँ मैं जी। तो भूपेन खक्कर जी का था कि मैंने सुना जो वहाँ पे बातचीत में या थोड़ा बहुत लाइब्रेरी में देखा कि उनका मानना था कि जितनी भी आर्ट आती है, जितना भी जहाँ से आता है, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, वही कर सकते हो, ओके। तो वहाँ की लाइब्रेरी में और म्यूज़ियम में मैंने देखा कि ऐसे ऐसे तमाम काम थे जो कि कोई भी बच्चा भी कर सकता है, और हम लोग तो बाकायदा 3 साल 4 साल का कोर्स भी किए, तो वो भी चीज़ें समझ में आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
तो वो जो फ्रीडम जो मुझे मिला, तो फिर मैंने बहुत सारे स्केचेस किए भारत भवन में, बहुत स्केचेस किए। ओके। और लास्टली मुझे मेरे स्टाइल का जो मैं काम करता हूँ वो मिला, और फिर मैंने उसमें अपनी चीज़ चुनी, इसलिए मैं और मज़ा आया काम करने में। क्योंकि जो मैं इलाहाबाद में जैसे पढ़ता था, तो मैं 3 व्हीलर जो साइकिल रिक्शा होता है जो पहले था जी। तो वो मैं बहुत प्रभावित था। तो छोटे शहरों में होता है कि जैसे कि किसी लड़के लड़की को मिलना है, दोस्त हैं, तो वो कोई ऐसी दिल्ली की तरह ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप मिल रहे हैं कोई पहचान नहीं रहा। वहाँ हर तीसरा कोई तो आपका भाई का दोस्त है, कोई आपके चाचा का दोस्त है, कोई आपके पापा का दोस्त है। जी। तो वहाँ पे मैंने जो देखा कि आप रिक्शे में बैठ जाओ, अननेसेसरी उसको 20-30 रुपए जो भी कहीं कोई जगह चले जाओ, और आप उसमें बैठ के अपना चले गए। तो वो मेरे दोस्त में या इस तरह के बहुत सारे लोगों की स्टोरी छोटी छोटी थी रिक्शों की। और कोई लड़की जा रही है, फिर पीछे से लड़का साइकिल से उसको चेज़ कर रहा है, स्कूटर से चेज़ कर रहा है। और रिक्शे वाले भी रात को तक बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं सवारी का। और उसमें पता चला कि एक ही परिवार में 6 लोग 8 लोग आके रिक्शे पे, कोई पीछे बैठ गया, कोई आगे बैठ गया, कोई लटक गया, और जाके घर पे लड़ने लगे कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, उतना देंगे। तो वो जो रिक्शों की जो लाइफ थी, रिक्शे वालों की, छोटे छोटे खोमचे वालों की, फिर वो अगले दिन पी के वो सारी चीज़ें बर्बाद कर दी, पैसे वो उसको रोक नहीं रहे। तो वो सब चीज़ें जो छोटी छोटी स्टोरीज है ना, छोटे शहरों में बड़ी फ्लेवर्स मिली जी। तो वो सबसे मैं प्रभावित हूँ। तो ये चीज़ें मैंने भारत भवन में, ये चीज़ विज़न मुझे मिला कि उन चीज़ों को मैं कैसे मतलब पेपर पे, कैनवस पे अपने ला सकता हूँ। ओके। और एक चीज़ और भारत भवन में जो मुझे मिला, वहाँ पे थिएटर, एक्चुअली भारत भवन का है बहिरंग और अंतरंग और ग्राफिक और ये सब सारी चीज़ें सिरेमिक। एक ही कैंपस में म्यूज़ियम भी है, थिएटर भी है, और म्यूज़िक के भी बहुत सारे कंसर्ट बड़े बड़े होते हैं। और फिल्म सिटी के मतलब फिल्में भी दिखाई जाती हैं, स्कल्पचर्स भी होते हैं। तो इतना कुछ देखने को मिलता था, रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते थे। तो वो भी बहुत प्रभावित किए मेरे को। और कोविड के दौरान आपको जैसे सवाल हाँ जी। कोविड के दौरान सर सोमेन जी क्या है कि कोविड तो शायद कोई अगर बोले कि मैं नहीं प्रभावित हुआ तो एक तरह से वो या तो झूठ होगा या हो सकता है कि वो फिर किसी और ही नशे में रहा होगा जो कि वो कभी महसूस ही नहीं किया। बिल्कुल। तो कोविड में तो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ ऐसी न्यूज़ हर बिल्डिंग से और न्यूज़ के माध्यम से और दोस्तों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से रोज़ मिलती थी कि वो एक बड़ा ही बुरा समय रहा। ओके। हाँ, पूरा सन्नाटा और सब कुछ। बट फाइनेंशियली जैसे आपने पूछा तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेकार नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो मैं बताया कि मुझे पोलर प्रिजनर का ग्रांट मिल गया था, और वो उससे मुझे बहुत ही वो हो गया सहारा। तो उस वजह से वो फाइनेंशियली तो मेरा निपट गया अच्छे से। ओके। बट बाकी वो अंदर बहुत कुछ चेंज कर गया। और वो जो चेंज किया है शायद वो आज भी लोगों के कामों में, और वो धीरे धीरे आती रहेंगी कुछ सालों तक, क्योंकि वो अभी भी हम लोग उस चीज़ से पूरा नहीं निकले हैं। बिल्कुल। अभी भी वो चीज़ लगभग फिर से वो धीरे धीरे एक तरह से वो पैर पसार रही है। बिल्कुल। अब कब वो समेटेगी, कैसे समेटेगी, या उसका क्या रूप भविष्य में होगा, कोई नहीं जान रहा है जी। तो आर्थिक जगत अब फर्क मुझे पड़ रहा है, पहले नहीं पड़ा था। अभी जैसे अभी दोबारा फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं, तो अब फिर से गैलरियाँ बंद हो रही हैं। बिल्कुल। और फिर से एक समस्या खड़ी हो रही कि अब कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। बिल्कुल। या फॉरेन के लोग नहीं आ रहे हैं, तो बाहर के लोग जब नहीं आ रहे हैं तो फिर वो इस तरह की चीज़ें तो ज़्यादातर फॉरेनर्स और बड़े क्लाइंट ही लेते हैं। जी जी। एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आप 2 शब्द कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को या अपने लव्ड वंस को आर्ट कीपर के बारे में, ताकि वो थोड़ा सा आर्ट कीपर को सब्सक्राइब करें और थोड़ा देखें? अरे बिल्कुल, आर्ट कीपर को मैं सभी से, अपने सभी दोस्तों से, ख़ास तौर से कला जगत से जुड़े हुए सभी लोगों से मैं ज़रूर बोलूँगा जी कि वो आर्ट कीपर को बिल्कुल देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके पुराने वीडियोस भी अगर उनको देखें, क्योंकि बहुत सारा कुछ मैंने तो देखा है इसमें। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के इंटरव्यू सोमेन जी रेगुलरली करते रहते हैं जी। तो वो देखेंगे, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो कला जगत में नए नए आ रहे हैं जी, उनके लिए तो बहुत मटेरियल है आर्ट कीपर में देखने के लिए। तो वो तो एक एक एपिसोड जरूर से देखें जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं जी, और बाकी जो पहले से हैं वो भी देखें, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लें जी, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी जी। थैंक यू सो मच सत्यधीर जी। जी जी। आज आपने टाइम निकाला, आर्ट कीपर के साथ बातचीत हुई जी जी, और आपके आर्ट जर्नी को हम समझ पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। मेरी लाइफ में बहुत लोगों का एक तो योगदान रहा है, हर आर्टिस्ट को रहा होगा ज़रूर। जब जो नए बडिंग होते हैं तो फिर सबका सहयोग मिलता है।
तो स्टार्टिंग में आपके दोस्त भी रहते हैं, मेरे बहुत सारे मित्रों का भी सहयोग रहा, बट मेरी वाइफ का जो योगदान है उसको मैं बहुत ही मुख्य में से गिनता हूँ। क्योंकि वो एक तो जैसे कि वो मेरी जूनियर थी यूनिवर्सिटी में, और जूनियर होने की वजह से जो है वो भी एक आर्टिस्ट है। जूनियर होने की वजह से मतलब यानी कि वो भी फाइन आर्ट्स किया हुआ है उसने, तो वो भी आर्टिस्ट है। और उसने जो है मेरे सहयोग में मतलब सबसे अच्छा तो ये रहा कि उसने स्टार्टिंग से उसने एक जॉब कर लिया, कॉलेज में टीचर थी वो, तो उसने सहयोग किया एक तरफ से, उसका जैसे एक आ रहा है रिकरिंग एक इनकम आ रहा है, और मैं उसकी वजह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाया। और उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं, जैसे बहुत सारे बुरे वक्त भी आए, बहुत सारे डाउनफॉल भी आपकी लाइफ में आते हैं जी, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि आप इस फील्ड को क्यों कर रहे हो, छोड़ दो या कुछ और सोचो, कुछ और करो। जैसे कई बार घर वाले लोग तो घबरा जाते हैं कि अरे अब इसकी शादी हो गई है, अब इसकी फैमिली हो गई, इसके बच्चे हो गए, बिल्कुल, तो वो लोग कई बार बहुत बार घबराते हैं। लेकिन इसने मुझे कभी भी कहा कि और लोग क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, आप काम करो और मैं हूँ आपके साथ हमेशा। तो उसके रहने से मतलब मैं कुछ भी सोच जाता हूँ। अब जैसे सपोज करिए भोपाल में इतना अच्छा हम लोग का जीवन, एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, उसकी जॉब थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने बोला कि यार यहाँ से अब मैं क्विट करना चाह रहा हूँ, मैं अब दिल्ली शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो जबकि उसको उसका एक माहौल बन गया था, उसकी स्कूल में टीचर्स दोस्तें थी तमाम, उसके स्टूडेंट्स परिचित थे, और लोग सम्मान की दृष्टि से टीचर्स को ऐसे भी देखते हैं, तो उसका एक सम्मान था समझ लीजिए अपने क्षेत्र में। लेकिन उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया, और मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, उसने तुरंत बोरिया बिस्तर बांधा, मेरे साथ सहयोग किया, चलिए आई। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हाँ, आपको सपोर्ट मिला। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी मैंने जैसे अभी एक स्टूडियो लिया जी, तो वो आउट ऑफ द वे जाके मुझे लेना था, थोड़ा सा अपने हाथ पैर को कैसे भी करके सिकोड़ के बढ़ा के निकालना था उस चीज़ के लिए रास्ता जी। तो इसने उसमें पूरा कहा कि आपको जो करना हो करो, मेरे से आपको क्या हेल्प चाहिए आप बताओ। वाह, तो ये चीज़ों में मतलब मैं उसका तो नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता। कभी भी मैं कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो मैं तुरंत ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी तरफ से शायद मेरे फील्ड से रिलेटेड कुछ होगा तो वो कभी मना नहीं करेगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो वो बहुत अच्छा रहा। मेरी बच्ची भी एक छोटी सी है, हाँ, और वो भी बहुत बढ़िया कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ करती रहती है। अच्छा, तो ये सारा कुछ मैं कहूँगा कि ये मेरी वाइफ ने एक माहौल जो दिया है, उसको जो फ्रीडम दिया है, और या मैंने दिया, तो वो हो रहा है। बाकी बहुत सारा सहयोग मेरे जो गुरु लोग रहे हैं मेरे फील्ड में, जैसे स्टार्टिंग में यूसुफ सर थे, अभी अनवर सर हैं, एक फ़ायज़ा हुमा है मेरी फ्रेंड हैं, भोपाल की एक आर्टिस्ट हैं जी। तो जैसे पोलक क्रिजनर में जब उनको मिला था करीब 2015 वगैरह में मेरे ख्याल से, या और पहले मिला था, तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ था कि यार जो फ़ायज़ा दी को मिला है हम लोग को भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपस के दोस्तों का कह लीजिए, सीनियर्स का कह लीजिए, गुरुओं का एक बहुत बड़ा आपको सहयोग मिलता है, और उससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है और आप कुछ करते हो। लेकिन हाँ, जब आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे, नहीं तो आप फिर फंसे रहो कि अरे यार इसको उसकी वजह से मिल गया, फलाने को उसकी वजह से मिल गया, तो फिर आप अपने आप को भी नीचे गिराते हो, अपनी आर्ट को भी नीचे गिराते हो जी, सब कुछ गिरता है जी। तो इस मामले में मैं बड़ा लकी रहा हूँ।